मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी। आज भी हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, एक बेहद ही पसंदीदा चेहरा हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अवधेश मिश्रा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी, जी बिहार झारखंड के धन्यवाद फेसबुक धन्यवाद पेज पर। मीनाक्षी जी, और मेरे रितेश जी, आप दोनों का धन्यवाद। बिल्कुल मेरे साथ मेरे सहयोगी रितेश भी हैं, पटना से वो जुड़ गए हैं और अगले आधे घंटे 42 मिनट हम बातचीत करेंगे, बड़ी रोचक इंटरेस्टिंग से चर्चा करेंगे क्योंकि अवधेश जी हमारे साथ हैं। एक ऐसा चेहरा, आमतौर पर अवधेश जी क्या होता है, जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो एक्टर जो हीरो होता है उसकी एक्टिंग देखकर निकलते हैं, उसकी बातें करते हुए निकलते हैं। लेकिन जब लोग आपकी फिल्म देखने जाते हैं तो हीरो की बात तो होती ही होगी, लेकिन आपके बारे में जरूर चर्चा करते हुए बाहर निकलते होंगे लोग, क्योंकि आप उन खलनायकों में से जो खलनायक भी हैं लेकिन लोगों के दिलों में हीरो भी हैं। तो आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई, इसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है जो ऐसा आप बता रही हैं। हमने तो मेरा कर्म ही किया, कर्म के अलावा कुछ किया नहीं है। हमारी जर्नी एक विलन से हुई शुरू और 2005 में हमारी पहली फिल्म धुलाई सिंचाई से हुई थी। उसके बाद मेरी एक समस्या ये रहती है कि मैं खुद से ही उब जाता हूँ। तो जब खुद से उबने लगा विलेन कर करके, एक ही तरह का विलेन, वही ठाकुर, वही एक क्रूएल विलेन, तो फिर मैंने सोचा कि एक अभिनेता को एक ही रस में रहते रहते ना वो नीरस हो जाता है। तो रस बदलने के लिए, अपने अंदर और भी रस लाने के लिए चरित्र अभिनेता की शुरुआत की मैंने मेहंदी ला के रखना से, चाहे वो सेहरा बांध के आऊंगा या कोई भी इस तरह के, जो भी इस तरह के किरदार। और अब एक नई कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ढर्रे की फिल्म मैंने कोशिश करी और उस ढर्रे की फिल्म लगातार बननी शुरू हो गई, तो फिर वही कहानी जो विलन में था, एक विलन का एक मकाम बना और उसके बाद फिर हीरो विलन हीरोइन, वही अब कैरेक्टर रोल में भी हो गया कि एक फादर, एक बेटा और या एक बड़ा भाई या समथिंग। तो अब सोचा कि लोग बदले ना बदले, हम खुद ही बदल जाते हैं। और बदलने का मौका भी दिया मुझे एक जब लॉकडाउन आया, कोरोना का एक पैंडेमिक आया, तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा बदलना चाहिए, तो मैं लेखनी शुरू किया और उसके बाद पहली फिल्म निर्देशित किया जुगनू, जिसका जुगनू, ट्रेलर। बिल्कुल उसके बारे में तो बहुत ही मुझे लगता है आराम से हम बात करेंगे। जुगनू आपकी एक ऐसी फिल्म जिसका जो ट्रेलर था वो भी मैंने देखा था। वो ट्रेलर ही अपने आप में मतलब बहुत कुछ था। लोग उसके बाद एक्साइटेड इतने ज्यादा हो गए थे फिल्म को देखने के लिए। लेकिन आपकी जर्नी की शुरुआत, मतलब क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पहुंचना, जहां न केवल काम करना बल्कि अपना नाम बनाना, बिहार से निकलकर और बिना किसी बैकअप के। मैंने आपके बारे में जितना देखा, सुना और पढ़ा है, आपने मुंबई और फिर दिल्ली में भी आपने काम की तलाश की, लेकिन सफल नहीं होने के बाद आप फिर वापस बिहार पहुंचे। आपको वहां पहली बार खलनायक का एक रोल मिला। तो पहली फिल्म कैसे मिली और कैसे शुरुआत हुई, वो जर्नी कैसा रहा मुंबई दिल्ली का, एक बार वो जरा बताइए। इसमें एक और सवाल मैं भी जोड़ूंगा मीनाक्षी कि देखिए आमतौर पर बिहार किस जिले से आप, क्योंकि देखिए दर्शक जानना चाहते हैं अपने प्यारे जो उनके कलाकार होते हैं, जो चहेते कलाकार होते हैं, कि कहाँ से निकले, क्या बैकग्राउंड रहा, और सबसे बड़ी बात है कि फिल्मों को ही आपने बतौर करियर क्यों चुना। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, बाकी मीनाक्षी जी का क्वेश्चन तो है ही। नहीं, बिल्कुल मैं कुछ प्लानिंग, मैं कहूँ कि मैंने ये सोचा कि मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं किया। मैं एक अभिनेता था, थिएटर करता था, और एक्सीडेंटली मैं पटना से पलायन किया, दिल्ली से पलायन करके मुंबई आया। वो सब एक्सीडेंटली हुआ, कोई वहां भी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। यहाँ पे आया तो संघर्ष करने के लिए, हमें कुछ आता नहीं था कि मैं और क्या काम करूँ। अभिनय की एक जो अभिनय का जो अनुभव था, उसी को लेकर मुझे लगा अभिनय करूँ। कोशिश किया और कोशिश में नाकाम होता चला गया। जहाँ मैंने काम करने की कोशिश की वहां मुझे काम मिला नहीं, और इस कदर थक गया कि मैं, टेलीविजन का दुनिया था उस समय, बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम लोग आते थे। एनएसडी, मैंने एनएसडी किया नहीं था, थिएटर ही करता था, लेकिन एनएसडी का एक सर्टिफिकेट भी बहुत आवश्यक था। तो ऐसे ही अपमानित होना पड़ता था कि सामने बायोडाटा, उस समय 6 रुपए का फोटो बनता था, वो 6 रुपए लाना मतलब अभी समझिए कि 6,000 रुपए एक साथ लाने की बात होती थी। तो मैं थोड़ा सा थका भी, टूटा नहीं, और सर्वाइविंग के लिए बहुत चीज किया। क्या कहूँ मैं, कहने में तो शर्म नहीं आनी चाहिए। स्ट्रगल टाइम था कि मैंने बियर बार में सिंगिंग भी किया, लोगों की गाड़ी का ड्राइविंग भी किया, पेंटिंग करता था मैं, तो उसको पोर्ट्रेट बना बना के बेचता था। तो ये एक पार्ट था जहां से मुझे मजबूती मिली कि मुझे, और वो सर्वाइविंग का एक ऐसा जरिया रहा कि मुझे लगा कि
हमें तो करना, मेरा मोटिव है कि अब मेरा मोटिव बन गया था, मेरा लक्ष्य मिल गया था कि मुझे अभिनय ही करना है। लेकिन अभिनय करने के लिए जो फिलहाल जो थे, मैं अकेले था भी नहीं, मेरी बीवी, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे, संघर्ष थोड़ा ज्यादा कठिन हो गया। तो रोटी का संघर्ष करियर के पहले आ गया, तो ये सब करना पड़ा और सपोर्ट कोई नहीं था। मैं बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ, मेरे फादर की भी माली हालत अच्छी नहीं थी उस समय, और अब तो उस दुनिया में नहीं है। और एक ऐसा था जो पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं अच्छी थी, और मैं शुरू से ही परिवार पे डिपेंडेंसी मेरी कभी रही नहीं। थिएटर करता था तो भी थोड़ा बहुत कुछ अर्न करता था, या पटना में कुछ और भी बहुत सारी चीजें किया पटना में भी। लेकिन अभी यहाँ जो आने के बाद जब मुझे लगा कि एक थोड़ा बहुत जीने खाने की स्थिति होती चली जा रही है, और फिर अचानक एक ऐसा वक्त आया कि बहुत निराशा हो गई मुझे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो उतना लंबा नहीं बोलूंगा, मेरा नहीं, फिर बहुत इमोशनल ट्रैक पे चला जाऊंगा। बस ये है कि मुझे मेरी पहली बिल्कुल, मुझे लगता है उन लम्हों को फिर से जीने लगे आप बताते बताते, डूब गए उन लम्हों में। नहीं, मैं ये एक मैं प्रेरणा स्रोत कहूँ या जो भी, कि मैं जीवन से भी एक बार निराश हो चुका था, कि मैं उस निराशा को इस कदर ओढ़ लिया था कि मैं मेरी वाइफ को भी कन्विंस कर लिया था कि हम लोग एक समथिंग वो करने का सोच लिए थे जो एक बहुत कायर लोग ही करते हैं, लेकिन ऊपर वाले उससे निकाल लिए, और सही है आज। आई एम वेरी हैप्पी। पूरी दुनिया तो नहीं हम पाना चाहे कभी, शायद जो सोचा भी नहीं था वो भी ऊपर वाले ने दे दिया। और अब मुझे जीवन का लक्ष्य भी मिल चुका है, कि वो तो करियर का लक्ष्य था जो मैं अभी से 20 साल पहले मिला या 25 साल पहले मिला। अब मुझे जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मैं वाकई इस दुनिया में आया हूँ तो सिनेमा के लिए आया, और मुझे इश्क इस कदर कभी नहीं था जितना अभी इश्क होते चला जा रहा है। तो अभी मैं रोमांस भी करता हूँ सिनेमा से, बातें भी करता हूँ सिनेमा से, माध्यम भी उसी को बनाता हूँ कि अपनी बात कहूँ, और वो साधन में प्रकृति ने दे दिया कि अपनी फिल्म बनाने का अवसर भी दे रहा है। तो अपनी बातें, अपनी फीलिंग, अपनी कला और सिनेमा की भाषा में सिनेमा के माध्यम से सबके सामने रखा। सबसे बड़ी बात है कि छोटी सी कहानी जी, संघर्ष जो आपने देखा, जिस संघर्ष को आपने झेला, स्ट्रगल किया और इतनी बड़ी सफलता पाई, तो जाहिर सी बात है कि जो भी लोग अभी अपकमिंग हैं या जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। सबसे बड़ी बात है कि अवधेश मिश्रा अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन जब फिल्म देखते हैं तो इतना डरावना कैरेक्टर हो जाता है। कभी लाल बाल करके आते हैं, कभी साधु सन्यासी बन जाते हैं, कभी ठाकुर बनेंगे तो कितनों को गोली मारेंगे पता नहीं है। तो ये कैसे कैरेक्टर में कैसे रच बस जाते हैं? इसी के लिए मुझे लगा ना कि मैं इसी के लिए हूँ दुनिया में, मैं और कुछ करने के लायक ही नहीं था। मैं कोई क्लर्क नहीं बन सकता था, आप लोग जैसा इतना बढ़िया होस्टिंग नहीं कर सकता था, एंकरिंग नहीं कर सकता था, टेलीविजन न्यूज में नहीं जा सकता था। कुछ ऐसा मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं था जिसका इस्तेमाल करूं। तो जो मिला उसी में ईमानदारी, हाँ ईमानदार में रहा हूँ। मेरे चाहे अभिनय के दौर में रहा, विलन था तो, या किरदार कैरेक्टर में आया तो, या अभी राइटिंग या डायरेक्शन में हो, तो कोशिश रहती है कि ईमानदारी में 100% बरतूं, जितनी सक्षमता हो पाती है करता हूँ। ऐसे आपने जिन कैरेक्टरों का नाम लिया, मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर एक ज्वाला मंडी, जिसमें हिजड़ा जो बना, देखिए मैंने वो हीरो है। हाँ, तो वो बहुत कठिनाई वाला कैरेक्टर था। मैं जी एक अचानक हार्डकोर जो इमेज है उससे सडनली एक विलेन भी बनना है, और वो क्रुएलिटी भी लानी है, लेकिन इतनी शालीनता के साथ, तो इसमें मजा भी बहुत आया। और मेरे जिंदगी के चंद अभिनय के दौरान किए मील की पत्थर फिल्म या किरदार जो है मेरा, वो है ज्वाला मंडी का। वो प्रेम के रोग भेल दिनेश जी के साथ जो फिल्म थी, उसमें विलेन को प्रेम हो जाता है, उसमें दिनेश जी डर से महिला बन जाते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है। तो बुढ़ापे का प्रेम था वो। इस तरह की कई फिल्में रही है मेरी जिंदगी में, और ये मेरी खुशनसीबी रही है कि मैं उन तरह का किरदार मुझे मिलता चला गया। मैंने कॉम्प्रोमाइज ना किया कि कुछ भी कर लूंगा, मैंने वो नहीं किया, पहले भी नहीं किया
और अब तो ईश्वर मुझे मौका भी नहीं दे रहे हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, ना वो हालात पैदा कर रहे हैं कि कुछ भी कर लूं, क्योंकि सिनेमा की इस भीड़ में, इस भेड़ चाल में न मैं पहले था न अब हूं, अब तो होने के चांसेस भी नहीं है। सर आपके मूवीज की बात करें तो कैरेक्टर्स जो आप निभाते हैं उसकी बात करें, वेरिएशन मैंने देखा है कि बहुत सारे वेरिएशंस हैं जहां पर आप कभी खतरनाक और क्रूएल विलन बनते हैं, कहीं एक अच्छा बाप होता है, कहीं पर एक लड़की का बाप है जो काफी ही दबंग है, कहीं पर देखा जाता है कि एकदम कॉमेडियन आप भाई बन जाते हैं, या तो इतना वेरिएशन आप जो लाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के लाइफ में अगर वो कुछ बनना चाहता है तो शुरुआती दौर में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई आइडल होता है जिससे वो प्रेरित होता है। आपके लाइफ में ऐसे कौन थे? देखिए वैसे मैं प्राण साहब के किरदार से और अमरीश जी के किरदार से बड़ा प्रभावित रहता था कि वो केवल लुक ही नहीं बदलते थे, वो बॉडी लैंग्वेज भी बदलते थे, जेस्चर भी, डायलॉग डिलीवरी भी बदलते थे। लेकिन मेरा इंस्पिरेशन, जो मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, वो दो छवि है मेरी नजर में कि वो लोग किरदार में खेलते थे। फादर का रोल करते थे, इमोशन में आते थे तो इमोशनल होते थे, क्रूएलिटी में जाते थे क्रूएल होते थे, कॉमिक करते थे तो कॉमिक होते थे। बिल्कुल। वो है एक जो वो लीजेंड लोग हैं, मैं उन लोग की बात भी करूं, छोटा अदना सा आदमी हूं मैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैंने जो हमेशा खुद से ही ज्यादा इंस्पायर होने की कोशिश की, या खुद से ही ज्यादा घृणा करने की कोशिश की, या खुद से ही ज्यादा कंपटीशन किया। मैंने कभी जिंदगी में किसी को कंपटीटर नहीं समझा। मेरा कंपटीटर भी खुद ही बना, मेरा जज भी खुद ही बना, और सब चीज में खुद ही कर, वकालत भी खुद ही लड़ता था अपने किरदार से कि हम ये अच्छा नहीं हुआ यार, ये पिछला जो किया मुझे लग रहा बहुत बहुत कमियां रह गई अभी। ये हर बार हर किरदार मेरे लिए प्रथम और अंतिम होता था। शायद ये भी एक आपने मुझे जैसे लगता कहा था ना, इसके बाद में ये बहुत जरूरी भी है सेल्फ एनालिसिस। आपने कहा कि मैं खुद अपने किरदार को देखता भी था एक्टिंग के बाद कि मैंने इसमें कितना सही किया, कितना गलत किया। बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए और लगातार प्रगति करने के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है रितेश, लगातार आप जिस तरह से इनकी फिल्मों के बारे में पूछ रहे थे, कोई डायलॉग आपका, कोई फेवरेट डायलॉग भी हो अपने अपने फेवरेट किरदार के बारे में? मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। और भैया सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी से हैं आप, तो भैया भोजपुरी में वो ऐसा डायलॉग सुनाई जो अभी वो कहीं कौन स्टेज पर हुआ जब जानी और सुनावे नहीं। जी बोली ना। हमारे एक बड़ा फेमस डायलॉग रहे हैं जे रवि जी बड़ा इस्तेमाल कर ले, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंड बा। वो हमारा डायलॉग रहा है विलेन के किरदार के। जी। और अभी भी एक बहुत फेमस डायलॉग हमारा है कि फटी तो फटी लेकिन पावर न घटी, जो बिग बॉस में अक्षरा जी बहुत बोल रही है। अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे जो भी डायलॉग्स हुए, चाहे जब काली घटा बन के छायला तो बाढ़ नहीं सैलाब आवेला, इस तरह के डायलॉग्स, लेकिन अब मजा नहीं आ रहा है। अब वो वक्त चला गया। अब वो सब बड़ा क्या बोलते हैं मैनरिज्म से ढका हुआ वो वक्त था एक अभिनेता का। अभी बहुत खुला हुआ अभिनेता हूँ, बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड अपना है। ऐसा लगता है कि कुछ भी करो, अच्छा करो, कन्विंस करो और कन्विक्शन के साथ करो। बहुत ही अच्छी बात। बिल्कुल मैं वही कह रही थी कि भोजपुरी फिल्मों में पॉपुलर एक्टर तो बहुत है रितेश, लेकिन पॉपुलर विलन की कमी थी, आपने वो कमी भी पूरी कर दी। लेकिन जैसे रितेश भी कह रहे थे कि आपको फिल्मों में जब हम देखते हैं तो डर लगता है, आपके कैरेक्टर से लिटरली डर लगता है, लेकिन आपके फैंस आपसे किस तरह से मिलते हैं या उनका रिस्पॉन्स आपकी फिल्मों को लेकर किस तरह से रहा? पहले की जो बात बताऊंगा, जब सिर्फ विलन हुआ करता था तब मैंने महिलाओं से चप्पल भी खाया है। एक बार हम और राजकुमार पांडे जी हमारी इंडस्ट्री के बड़े सबसे सीनियर डायरेक्टर हैं, वो बहुत सफल डायरेक्टर हैं, उनकी ही फिल्म थी तो वो उनके साथ ही था। तो ऐसे ही एक्साइटेड पूछ दिया चंद महिलाओं से कि कैसी लग रही है फिल्म, चप्पल उठा के मारने लगे और भरपेट गाली देने लगे। तो लोगों ने बचाया। लेकिन इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं हमारे साथ। लोग भीड़ लगाते थे हमें देखने के लिए, लेकिन मेरे नजदीक नहीं आते थे। लेकिन ये सब धारणाएं बदल गई जब मेहंदी लगा के रखना फिल्म जब रिलीज हुई। उसके बाद लोगों की धारणाएं सडनली चेंज होती चली गई कि नहीं, मैं इंसान भी हूँ। पहले लोग इंसान भी नहीं समझते थे कुछ वैसा ही कुछ, क्योंकि हम रीजनल इंडस्ट्री के ओरिजिनल लोग बड़े इमोशनल होते हैं, उनको लगता है कि ये आदमी यही है।
मतलब वो तभी हमारे यहाँ के जो हीरो होते हैं, चाहे नीरव जी या खेसारी जी या पवन जी या कोई भी, ये लोग जुड़ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे आइडियल है, मेरे रियल गांव लाइफ घर से गए कैरेक्टर। हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो हमसे भी लोग वैसे ही समझते थे कि ये शैतानी है, ये गुंडाई है, बदमाशी है। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं यार, ये हमारे फादर भी हो सकते हैं, हमारे भाई भी हैं ऐसा। बिल्कुल अवधेश जी, अब आपके बच्चे आपके फिल्म को देखकर क्या सोचते हैं? मतलब फैंस का तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है ये, लेकिन आपके बच्चे हैं जो आपके मूवी को देखते हैं, खासतौर पर खलनायक के किरदार में जब आपको देखते हैं, तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको देते हैं? ठीक है, बहुत कम देखते हैं, क्योंकि हमारी फिल्मों की जो अपनी जो भाषा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भोजपुरी लैंग्वेज, लेकिन हमारी फिल्मों की जो कहने की जो भाषा है, जो अभी जिस वर्ल्ड सिनेमा में जिस तरह की फिल्में आती हैं, या इवन हिंदी में या साउथ की जितनी सिनेमा की मेकिंग ब्रॉड होती है, जो सिनेमा की जो एक धारणा जो बनी हुई है, हम अभी भी 70s 80s के दशक में भोजपुरी फिल्म बनाते रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई सिनेमा की, अभी भी हम वहीं घुसे हुए हैं। तो वो लोग स्टार्टिंग दौर में देखते थे, हमारे फादर हैं इसलिए देखते थे, पर अभी इंटरटेन नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरी चंद फिल्में जैसे मेहंदी लगा के रखना, लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, सब लोग बहुत इमोशनल हुए थे। इवन जब उसमें मैंने मेरे पिता का किरदार, मेरे रियल लाइफ के फादर का किरदार मैंने प्ले किया था, और मेरा किरदार खेसारी जी ने प्ले किया था। तो उससे मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, क्योंकि वो कहानी जानते थे, तो सारे लोग इस कदर जुड़ गए। और जब मैं मरा, मेरी शक्ल 1 महीने तक मेरी माँ ने ना देखा, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैं मर गया ऐसा, क्योंकि उनको बाबूजी की याद आ गई। तो वो फिल्म है। और बाकी जुगनू और मेरी बाबुल जो अभी आ रही है, ये सब से वो लोग बहुत ज्यादा अब मेरे पे प्राउड करने लगे हैं, बोलते हैं कि बड़ा नाज हो रहा है कि आप मेरे फादर हैं, तो अब अच्छा लग रहा है। बीच में नहीं देखते थे, फिर झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरी बीवी बच्चे तो नहीं देखते, बिल्कुल अवधेश क्योंकि जी, जिस तरह से आपने भोजपुरी बहुत छोटे, मैं अगर बोलूंगा जी सॉरी कि मैं ही इस इंडस्ट्री का हूँ, अस्तरहीन फिल्मों का हिस्सा हम लोग रहे हैं। बिल्कुल, और कई बार अस्तरहीन इस तरह के मतलब आरोप भी लगते हैं अवधेश जी कि मतलब अश्लीलता ये को लेकर कई बार इन फिल्मों पर, गानों को लेकर हो, कुछ सीन्स को लेकर हो, अश्लीलता कई एक बार इस तरह के अश्लीलता एक आरोप। अलग बिल्कुल, अश्लीलता एक अलग लेकिन विषय है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा है और वो ये है कि आपको क्या लगता है, आप खुद अभी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, खासतौर पर भोजपुरी फिल्मों में, कितनी बदलाव की ज़रूरत अभी भी है भोजपुरी फिल्मों को? आपने खुद कहा कि हम 70 के दशक में अभी भी भोजपुरी फिल्मों को बना रहे हैं, उसी लिहाज से, उसी हिसाब से बनाते हैं। एक सवाल इसमें देखिए मैं भी जोड़ूंगा सर, एक जोड़िए। सवाल मेरा भी रहेगा। ये है कि भोजपुरी फिल्मों की अगर बात करें, जब रवि किशन जी भोजपुरी फिल्मों में आते हैं, जब भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम खत्म हो गई थी, साल 2000 या 2001 की बात करते हैं, उस समय स्क्रिप्टिंग की बात कर लें, आप लोगों की एक्टिंग की बात कर लें, कलाकारों की बात कर लें, उसके बाद दौर आता है बीच का दौर, जब 2009 से 10 की मूवीज, और अभी का दौर। इस दौर में क्या कुछ चेंज आया? और जो क्योंकि सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे साउथ की इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, या फिर बंगाल की बात करें, वहां पर अपग्रेड हुई इंडस्ट्री। लेकिन अगर भोजपुरी की बात करें तो यहाँ डाउनग्रेड वाली स्थिति हो गई। क्या कारण रहा है कि जो जिस इंडस्ट्री को उड़ान भरना चाहिए था, वो इंडस्ट्री अब पतन की ओर है? मैं बोलूं, थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा, पता नहीं लोगों को बिल्कुल। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, जो मेरा आकलन ये है कि भोजपुरी फिल्म के दर्शक अभी तक बने ही नहीं है। भोजपुरी फिल्म में 20% दर्शक हैं, 80% श्रोता है। जो श्रोता गफलत में सिनेमा हॉल में आ जाते हैं, वही ठुमके वाले गाने, ऑटो ट्यून वाले गाने सुनने, तो दर्शक बने, डेवलप नहीं हुए, और दर्शक को जी डेवलप होने भी नहीं दिया गया। यहाँ पे दिनेश लाल यादव जी तक दर्शकों की श्रृंखला बहुत लंबी हो गई थी, बहुत तादाद बढ़ गया था। लेकिन जी अचानक दिनेश जी के बाद उसमें इस कदर पतन होना शुरू हो गया कि दर्शक भग गए सिनेमा हॉल में, हिंदी वाले हिंदी फिल्मों को देखने चले गए, और यहाँ जो बच गए वो केवल श्रोता बच गए, जो जाकर के किसी मैदान में जब किसी सिंगर हीरो हीरोइन का अगर प्रोग्राम चलता है, वहां भी सिक्के उछालते हैं, वहां भी बोतलें उछालते हैं, और सिनेमा हॉल में भी वही करने लग गए। तो ये परिवर्तन हुआ है कि दर्शक जो थे वो कट चुके हैं, श्रोता जो थे वो बच गए हैं। तो श्रोता को लेकर के आप सिनेमा की कल्पना नहीं कर सकते।
उन श्रोता का वर्ग अब धीरे धीरे सिनेमा की भाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब अति हो गया, अब हमें भी दर्शक बन के सिनेमा को एंजॉय करना होगा। केवल गाने एंजॉय करने से सिनेमा नहीं है। एल्बम की श्रृंखला, एल्बम के व्यूज देखिए, मिलियन में चले जाते हैं और सब लोग बोलते हैं हम ट्रेंडिंग स्टार, हम ये वो, लेकिन वो सिनेमा से तो कटा दिए है ना। उन्होंने अपना यूट्यूबर्स बढ़ा लिया लेकिन सिनेमा से काट दिया दर्शकों को। तो सिनेमा से जोड़ने के लिए ऑथेंटिक फिल्में, कंटेंट बेस्ड फिल्में बननी अति आवश्यक है। अदरवाइज सिनेमा इंडस्ट्री तो वैसे ही चली गई है, सिनेमा हॉल से वैसे ही हम दूर हो गए। पूरी सिनेमा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो है वो एक छोटे से मोबाइल में आ गया है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड का जो रेस है बहुत फास्ट है। सर इसी पर माफ कीजिएगा, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। यही इंडस्ट्री जहां पर महानायक अमिताभ बच्चन जी 2 मूवीज करते हैं, अजय देवगन जी आते हैं, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो नामी गिरामी चेहरे थे, तमाम लोगों ने एक समय भोजपुरी में काम किया और काफी फक्र और काफी शान के साथ काम किया। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के ही जो लोग हैं भोजपुरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? सर हम दूसरे को बदलने के चक्कर में ना पड़े, हम खुद बदल जाएं, मेरे लिए यही मानना है। और मुझे ये दिशा भगवान ने दिखा दिया। मैं अपने तहत अपने कन्विक्शन के साथ कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका जो सार्थक परिणाम मुझे उसकी मार्केटिंग के थ्रू मुझे चैनल ने भी दे दिया। दोनों ही फिल्में जो बनी है अभी तक उसको जो प्राइस मिलता है, जो अभी तक ये धारणा थी कि प्राइस उस तरह के कमर्शियल फिल्मों को मिलती है, तो रियलिस्टिक अप्रोच वाले कंटेंट बेस्ड फिल्मों को प्राइस दे रहे हैं। चूंकि अभी और ये तो अभी चलो शुरुआत है, या शुरुआत भी नहीं मानते हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे श्रोता ही रह जाएंगे और दर्शक दीर्घा बदल जाएगी और दर्शकों के साथ सिनेमा इंडस्ट्री बदल जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं मान सकता हूँ, भोजपुरी भाषा है हमारी, हम सिनेमा इंडस्ट्री के हिस्से हैं, जो हमारी भाषा भोजपुरी है। और अगर मेरे ख्वाब की बात करेंगे तो मैंने जब ख्वाब देखना शुरू किया कि मैं बना ही हूँ सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, तो और वो जो सिनेमा की जो समझ थी हमारी, वो ये नहीं थी जो हम कर रहे हैं, ये वो थी जो हो रहा है हिंदी इंडस्ट्री में या बाहर जो मैच्योर इंडस्ट्री में वहां हो रहा है। तो मैंने भी ये सोचा कि वो इंडस्ट्री मुझे प्रकृति ने दी नहीं, वो जमीन हमें मिला नहीं जहाँ वैसे फिल्मों की फसल होती है। तो जो जमीन मेरी किस्मत ने दिया, मैं यही उस तरह की फसल उपजाने की कोशिश तो करूं। तो मैं अपने आप को अलग किया, मैंने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं कोई बदलाव ला रहा हूँ, ना ही मैं कोई क्रांति ला रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है अवधेश जी जिस तस्वीर को लेकर आप लगातार चिंता जता रहे हैं कि दर्शक और श्रोता, इनको लेकर आपने चिंता जताई, आपने वो कड़वा सच भी भोजपुरी फिल्मों का बताया। इस तस्वीर को बदलने के लिए प्रयास भी आप ही कर रहे हैं। जुगनू, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में ही किया था, आपने इसको लेकर मजबूरी में करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, दर्शक डेफिनेटली सिनेमा के साथ अलग हो जाएंगे। अभी तो दर्शक ही अलग हुए हैं, लेकिन सिनेमा को भी, सिनेमा मेकर्स को भी उन दर्शकों के साथ जो सिनेमा की समझ रखते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं, सिनेमा के माध्यम से एंटरटेनमेंट चाहते हैं, उनके साथ होना अति अनिवार्य है और होना ही पड़ेगा। और जो हमारे जो श्रोता हैं, जो मोबाइल पे गंदे वल्गर एल्बम्स सुनते हैं और उन एल्बम्स की वजह से हमारी सिनेमा बदनाम होती चली जा रही है, अश्लीलता के आरोप लगते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो अश्लीलता के आरोप लगा रहे हैं वो सिनेमा देखे नहीं है, उनको लगता है कि भोजपुरी भाषा है यानी कि सिनेमा की भाषा। नहीं, वह एल्बम की भाषा है, सिनेमा में तो गाने भी नहीं है। वो तो सिनेमा को बदनाम कर दिए और एल्बम की दुनिया दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की कर गई। लोगों को सस्ता एंटरटेनमेंट चाहिए, तो सस्ता एंटरटेनमेंट के लिए वही है, सुनते रहो यूट्यूब पे व्यूज बढ़ते जा रहा है, सब ट्रेंडिंग में चला जा रहा है, ये हो जा रहा है और सिनेमा गर्त में चला जा रहा है। जो आर्टिस्ट होते थे, जो फिल्म के पैकेज में काम करते थे, सिनेमा का रिस्पेक्टेबल उनके कद के अनुसार उनको अमाउंट मिलता था, पर डे पे चले गए। तो जब कलाकार पर डे पे गए तो सिनेमा बराबर तो हुई जानी। तो बहुत चीजें बदलने की जरूरत है और हम लोगों से उम्मीद क्यों करें? हम अपने अंदर बदलाव लाएं, अगले मेकर अपने अंदर बदलाव लाए, अगले कलाकार अपने अंदर बदलाव लाए, हम कुछ भी ना करें। देखिए कहावत भी है हमारे यूपी बिहार में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप सभी रास्ते पे एक साथ नहीं चल सकते हैं।
हमें ये भी करना है, वो भी फिल्म कर लो, ये भी कर लो, खाली नहीं बैठूं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो। अरे त्यागने की भावना जब तक नहीं रहेगी, पाने की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। तो कुछ बिल्कुल। एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी मिली है, चंद सांसें हैं जिसके बारे में हमें अनुमान भी नहीं है कि रहने वाला भी है नहीं है, कब सांसें निकल जाए नहीं जानता हूँ। तो जो है, जो बचा हुआ है, तो हम कम से कम इतना तो करने की कोशिश करें, सार्थक हो या निरर्थक हो, कोशिश तो होनी चाहिए। तब तो मर जाऊं तो लोग तो ये कहे कि यार कुछ तो किया है। अभी मैं अगर अपने पीछे देखता हूँ और मैं सोचूं कि मेरे मरने के बाद मेरे मेरे मेरी आने वाली जो पीढ़ी है किस रूप में मुझे याद करेगी। क्या मैं अच्छा अभिनेता हूँ? क्या मैंने बहुत अच्छी फिल्मों का मैं अपने आप को हिस्सा बनाया? नहीं, भूल जाएंगे मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर पाया। तो जी। अब अपना एक होता है ना स्वर्ग संवारना, तो मैं स्वर्ग संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कितना स्वर्ग संवार पाता हूँ, कुछ ऐसे काम कर जाऊं। जी नहीं नहीं, बोले। आपको अभी आगे भी काम करना है, क्योंकि इंस्पिरेशन है आप बहुत सारे कलाकारों के लिए। अब एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि भारी बहुत हो गया, तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक मूवी आपकी देखी थी, शायद मीनाक्षी आपने भी देखी होगी, मैं सेहरा बांध के आऊंगा। उसमें जो जी जी कैरेक्टर जी। आपने पोर्ट्रे किया था, उसमें कैसे रच बस गए थे कि एक 40-45 साल का एक शख्स है जिसकी शादी नहीं हो रही है, वो शादी के लिए बेचैन है, एक विलन जो एकदम पर्दे पर जैसे ही आता है दर्शकों को डर लगता है, और दूसरी तरफ इतना कॉमेडियन भाई, इतना वो मजबूर, इतना हताश, इतना निराश। वो हमारे मित्र हैं रजनीश मिश्रा जी, मेरे उस फिल्म के निर्देशक, उन्होंने मेरे से करवा लिया वो। जी। अब मैं तो बोलूंगा कि उन्होंने करवाया। हाँ, मुझे वो कैरेक्टर में ढलते ढलते ही मैं ढला हूँ। मैं पहले दिन मैं फिर मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे कुछ पता नहीं, हो गया। आपकी एक फिल्म जी। जुगनू, जिसके बारे में आपने शुरुआत में जिक्र किया था, उसके बारे में अब मैं जानना चाहूंगी, जी। उसका आइडिया कहाँ से आया था? आपने खुद इसके लिए लिखा था, मासूम जिंदगियों की खामोश सिस्कियों की कहानी है जुगनू। इसका आइडिया कहाँ से आया? किसकी कहानी थी ये, अवधेश जी? कहानी किसी की नहीं, कहानी हमारी थी, सोच हमारी थी, और घटनाएं पूरे जगत की थी। आज के डेट में बिल्कुल। चाइल्ड एब्यूजिंग एक वो मुद्दा है जहां तक लोगों की नजर जाती नहीं है। हमारे इर्द गिर्द वाले हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं, जो हम तक बात नहीं पहुंच पाती है, और उसका परिणाम क्या हो जाता है, उसमें कैसी कैसी घटनाएं घटित होने लग जाती है। तो एक वो है, एक प्रेरित है चाइल्ड एब्यूजिंग से, एक मासूम जिंदगियों के खामोश सिस्कियों की कहानी है जुगनू। तो मासूम बिल्कुल जिंदगी की सामाजिक खामोश, कुरीतियों से। वो खामोश सिसकी है जो हम वो बोल ही नहीं पाती, वो रो नहीं पा रही है, खुल के बोल नहीं पाएगी, और वो उसके मन में किस तरह से कुंठाएं आ जाती हैं, इन इन विषयों की चीजें और कुछ एक बिल्कुल सवाल मैं भी पूछना जी, मीनाक्षी आप बिल्कुल पूछ बिल्कुल लीजिए। रितेश। नहीं रितेश, पूछिए आप। जी। सर, आपने रवि किशन जी के साथ भी काम किया, मनोज तिवारी जी के साथ काम किया, इधर अगर बात करें पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, खेसारी लाल यादव, यानी ये जो लीडिंग और लीड स्टार थे, इन सबके साथ आपने काम किया और अलग अलग जॉनर में काम किया। ये बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक विलन की उस फिल्म के हीरो के साथ केमिस्ट्री होनी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। किसके साथ काम करके सबसे ज्यादा मजा आया? किसके साथ आपकी जोड़ी बहुत ज्यादा सफल हुई, लोगों ने सराहा, लोगों ने पसंद किया? मैं किसी के साथ काम करता हूं, मैंने तो अमित जी के साथ भी काम किया। भाई वो जी। हमारे साथ को एक्टर होते हैं, और काम तो हम अपना ही करते हैं, हर एक्टर अपना ही काम करता है। तो मैं अपने किरदार के साथ ईमानदार रहता हूँ, वो अपने किरदार के साथ ईमानदार रहता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात कहेंगे तो वो केमिस्ट्री हमारी तकरीबन सब लोगों से अच्छी रही है। जैसे दिनेश जी हुए, खेसारी जी हुए, पवन जी के साथ भी जो किया हमारी केमिस्ट्री अच्छी रही है, जिनके साथ भी किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमारी घनिष्ठता, हमारी मित्रता और लड़ाइयाँ जिससे ज्यादा चली हैं वो है रवि किशन जी, और सबसे ज्यादा फिल्में भी उन्हीं के साथ हैं। और स्पेशली अच्छा। हम दोनों जब एक्शन एक्शन करते थे तो हमारे शरीर का अंग भंग टूटा फूटा है। मेरी जो नाक है यहाँ से यहाँ आ गई थी, वो भी रवि अच्छा। जी ने तोड़ा था। मेरा मेरी पसली टूट गई थी, वो भी रवि जी ने तोड़ा था। ब्रेन में हेमरेज हो गया था, मैं आईसीयू में था, वो भी रवि जी के साथ यानी बहुत हिसाब एक्शन में किताब हुआ। अभी बाकी है आपका रवि जी पे। नहीं, लेकिन वो एक ऐसे बहुत सच्चे मित्र रहे हैं। और मैं जी। सच बताऊं सर, वो दौर था जब मैं सिनेमा की अगर बात कहूं कि वो दौर जब शुरुआत हुई थी,
जब रवि जी, दिनेश जी लोग जो काम करते थे ना, सिनेमा एक फैमिली होता था, पूरा पूरा सिनेमा एक फैमिली जैसा फील होता था। कोई स्टार है, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन सब एक जगह ऐसे गोलबंद रहते थे तमाम लोग, कि लगता था कि साला इसको छोड़ के जाए नहीं, सॉरी बैड लैंग्वेज, बट वो लगता था छोड़ के जाए नहीं हम कहीं भी, यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है। और जब सिनेमा से शूटिंग पैकअप होता तो निराशा हो जाती थी कि पता नहीं है फिर ये टीम कब मिलेंगे। फिर जहां जाते थे तो जो भी टीम हो अपन आपन इतना ही हो जाता था। अब तो गैंग बन गए हैं, हीरो बोलेंगे हम अलग होटल में रहेंगे, बाकी कैरेक्टर उधर, प्रोड्यूसर्स भी मजबूर हो जाते हैं कि उसको उधर रखो, उधर उधर रखो, सब एक साथ रहना, सेट पे भी उधर कुर्सी लेकर के अलग फोन में लगे हुए हैं। एक अलग ही हवा चल गई है। ये कौन सी हवा है जिसके बारे में कभी उम्मीद तो हमने ना किया था, क्योंकि जब ये थर्ड एज की इंडस्ट्री बनी, जब रवि जी, मनोज जी, उसी टाइम से हम भी हैं जी। और हम लोगों ने जिस सिनेमा इंडस्ट्री को देखा है, जो जिया है, जो कोशिश कर करके सिनेमा इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, बाद में दिनेश जी ने उसको स्टार लेवल पे इनहांस किया। अगर मैं बोलूं जेन्युइनली भोजपुरी का कोई स्टार सिनेमा का स्टारडम जिया है तो रवि जी और मनोज जी तो है ही है, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दिनेश जी ने दर्शकों की नजर में जो स्टारडम जिया है, वो उस समय करोड़ों के बिजनेस होते थे, करोड़ों के बिजनेस होते थे सिनेमा का। हमारी एक फिल्म तो प्रेम करोगे 1 करोड़ 10 लाख की गई थी, जो अनबिलीवेबल था, और आज के डेट में वो फिल्में कहाँ आती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है 6 महीने साल भर तक साथ में रहकर काम करने के बाद पैकअप के समय इमोशनल होना लाजमी है, मुझे लगता है। लेकिन अवधेश जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा, क्योंकि समय अब बहुत कम है हमारे पास, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि जुगनू की तरह और भी अब कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आपके तरफ से आपके पिटारे से निकल कर बाहर आने वाली हैं लोगों के लिए? एक बाबुल है, कंप्लीट रियलिस्टिक जोन की फिल्म है वो। जी। मैं अगर मैं बोलूं तो बस गाने भी 4-5 ही हैं। रेखा भारद्वाज, विशाल भारद्वाज की पत्नी के गाने हैं, शवाब साबरी उसमें सिंगर है। उस जोन की फिल्म है। अजनबी उसके बाद है, जो वो भी कंटेंट बेस्ड है, बट वो थ्रिल एंड हॉरर फिल्म है वो। उसके बाद है एक बारात है, जो बारात अति संवेदनशील, वो शादी ब्याह वाली बारात नहीं है, बस एक जीवन के अंतिम यात्रा पर जिंदा इंसानों के मृत आत्माओं की बारात है। आप मेरे लाइंस को देखिए, जीवन मतलब मुझे लगता है जीवन के अंतिम यात्रा पर जिंदा इंसानों के मृत आत्माओं की बारात, वो हमारी फिल्म बारात है। बहुत बड़ी बात, इस तरह की सारे कंटेंट बेस्ड है। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत कुछ आने वाले समय में अवधेश मिश्रा जी की तरफ से लोगों को देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए, और रितेश आपका भी। थैंक यू जी, आपका मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको प्रभु, आपको तो स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद जी। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे, और पेंडेमिक अब आप लोग को कभी जिंदगी में न सताए, चाहे किसी को न सताए। जी, थैंक यू, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू।